हे एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ग्लोस। बीते कुछ समय में जिस तरीके से रशिया ने यूक्रेन को कब्जा करने की कोशिश करी है, तब से एक चीज इंटरनेशनल लेवल पे बहुत न्यूज में है कि क्या अब ताइवान के साथ चाइना भी यही करने वाला है। आज के इस सेशन में हम इसे ही डिकोड करने की कोशिश करेंगे। चाइना ताइवान इशू कोई आज की बात नहीं है, काफी समय से एक प्रॉब्लम दोनों ही जगहों के बीच में बनी हुई है और इन दोनों के वजह से काफ़ी सारी कंट्रीज भी इसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं, क्योंकि चाइना नहीं चाहता है कि ताइवान को बाकी कंट्रीज जो हैं एज ए कंट्री की तरह रिकॉग्नाइज करें। आप लोगों से मेरा एक क्विज का क्वेश्चन है कि रिसेंटली कौन से कंट्रीज के ऊपर एक कंट्री है जिसके ऊपर चाइना ने सैंक्शन लगाए थे जस्ट बिकॉज उन्होंने ताइवान का डिप्लोमेटिक ऑफिस अपने यहाँ पे खोल दिया था। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं फॉर द पीडीएफ ऑफ दिस सेशन। चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज के हमारे सेशन की। चाइना और ताइवान देखिए, एक जमाने में आप कह सकते हो कि सिविल वॉर से पहले काइंड ऑफ साथ होते थे। दोनों के बीच में जो सेपरेशन हुआ वो 1949 में हुआ। चाइना एंड ताइवान जो है 1949 में एक दूसरे से सेपरेट होते हैं और उसके बाद चाइना जो है तब से कोशिश करता है ताइवान को अपने पास लाने की, वापस ताइवान में वापस अपना कब्जा करने की। ताइवान के जो लीडर्स हैं वो ये नहीं चाहते हैं कि वो चाइना का पार्ट बने और वो काफी समय से ये बात कहते हैं कि वी आर ए सॉवरेन स्टेट। चाइना ने ताइवान को एक कह सकते हो कि अपने में मिलाने के लिए एक प्लान रचा था जिसका इन्होंने नाम रखा था वन कंट्री टू सिस्टम। 1980s में चाइना इस पॉलिसी को लेके आया था। यही चीज इन्होंने हांगकांग के साथ बाद में किया था, जो भी एक अलग मसला है। हांगकांग का भी अपना एक अलग प्रॉब्लम है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो वन कंट्री टू सिस्टम का बेसिकली चाइना का मतलब ये था, चाइना ने ये प्रपोज किया कि आप ऑफिशियली पार्ट हमारे रहोगे लेकिन आप अपना जो फंक्शंस हैं वो आप अपने तरीके से चलाओ। जैसे कि आज की डेट में हांगकांग में यही है, लेकिन हांगकांग में प्रोटेस्ट होती रहती है इसके अगेंस्ट में। और आपको हांगकांग की कहानी एक अलग है कि 1997 में हांगकांग जो है ब्रिटिश कॉलोनी से आज़ाद हुआ था, तब चाइना ने वन कंट्री टू सिस्टम के अंडर में उसको अपने पास ले लिया था। अब बात करते हैं ताइवान के ऊपर। आपको पता है ना कि रशिया ने यूक्रेन को किस तरीके से अटैक करके अपने अंडर में लेने की कोशिश कर रहा है। रशिया के लिए यूक्रेन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि वो ब्लैक सी वाला मामला था, नेटो वाला मामला था। चाइना और ताइवान के बीच में काफी समय से टेंशन चल रही है। चाइना और रशिया बहुत अच्छे मित्र हैं, तो जब रशिया ने इस तरीके की हरकत करी ना तो सबको ये लगा कि अब चाइना भी जो है ताइवान के ऊपर ये चीज कर सकता है। इवन ताइवान की गवर्नमेंट अब प्रिपेयर्ड भी हो चुकी है, वो स्ट्रेटेजी बना रही है कि किस तरीके से चाइना अगर अटैक करता है तो उससे बचा जाए। ताइवान देखिए क्या है ना, ये बेसिकली एक आपका चाइना के बगल में एक छोटा सा आइलैंड आप कह सकते हो और साउथ चाइना सी पे चाइना जो है बहुत समय से इनको टॉर्चर करने की कोशिश करता रहता है। ऐसी बात नहीं है कि ताइवान ने इसके लिए प्रयास नहीं किए हैं। उन्होंने यूएस से F-16 फाइटर जेट्स, आर्म ड्रोन्स, रॉकेट सिस्टम, हार्पून्स मिसाइल्स खरीदी हुई हैं। इवन यूएस का एक एयरक्राफ्ट करियर जो ग्रुप है लेड बाय वॉरशिप थियोडर रूजवेल्ट, ये साउथ चाइना सी में घूम रहा है कि चाइना अगर कुछ इस तरीके की चीज़ें करे तो उसको टैकल किया जा सके। और चाइना का जो दबदबा है वो इन एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश चाइना कर रहा है। लेकिन अब जब रशिया ने इस तरीके की चीज़ें कर दी हैं तो ये मुद्दा जो है काफ़ी लाइमलाइट में आ गया है कि चाइना जो है वो ताइवान के साथ भी इस तरीके की हरकत कर सकता है। अगर आप न्यूज़ के देखें तो अभी देखिए एक दिन पुरानी न्यूज़ है कि ताइवान स्टडीज यूक्रेन वॉर फॉर इट्स प्लान अगेंस्ट चाइना। चाइना ताइवान टेंशन जो है वो और बढ़ रही हैं। इस तरीके की चीज़ें देखने को मिल रही हैं। क्यों? क्योंकि अभी जो रशिया ने यूक्रेन के साथ किया उसके बाद रशिया चाइना का भी दोस्त है, तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि चाइना के साथ वो ऐसा कर सकता है। अभी इंडिया का क्या इन सब के ऊपर स्टैंड है? तो 1949 के बाद ना इंडिया ने चाइना की बात मान ली थी कि भैया ये सब तुम्हारे ही पार्ट हैं। आपको याद होगा जवाहरलाल नेहरू साहब ने तिब्बत के मुद्दे को भी नहीं उठाया था और बाद में उनका काफ़ी क्रिटिसिज्म भी हुआ था इस चीज़ के ऊपर। अगर भारत उस समय तिब्बत के मुद्दे को उठा देता तो यूएन में चाइना को दबदबा लगाया जा सकता था, लेकिन भारत ने उस समय जो है वो यूएन के अंदर चाइना का सपोर्ट कर दिया था। इवन आपको ये भी पता होगा यूएन में आपको वीटो पावर मिलने वाली थी, लेकिन नेहरू साहब ने कहा कि चाइना को दे दो। फिर बाद में चाइना ने जो है वो इंडो चाइना वॉर कर दिया होता है, तब उस समय नेहरू साहब की इंटरनेशनल जो पॉलिसीज़ होती थी उनका काफ़ी क्रिटिसिज्म भी होता है। बट भारत ने 2010 के बाद ना ये बात जो पहले भारत करता था 1949 में कि चाइना वन चाइना वाली जो पॉलिसी है, भारत ने ऑफिशियली इसको मानने से पब्लिकली जो है एक्नॉलेज नहीं करता है। 2010 के बाद हम इसको इग्नोर करते हैं इस बात को। और ताइवान के साथ हम देखिए ऑफिशियली कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन इतना खास है नहीं, क्योंकि चाइना के साथ आपके जो टाइज हैं वो खराब हो जाएंगे। लेकिन सिंस 1995 बोथ साइड्स हैव मेंटेन अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसेस इन ईच अदर्स कैपिटल दैट फंक्शन एज डी फैक्टो एम्बेसीज। तो ये फिलहाल तो ये सिचुएशन है। और अभी इतना ज़्यादा इस पर क्यों पूरा मामला ये न्यूज़ में आ रहा है?
क्योंकि पूरी उम्मीद ये लगाई जा रही है कि जिस तरीके से रशिया ने यूक्रेन में किया है तो रशिया का दोस्त चाइना जो है वो ताइवान के साथ ऐसा कर सकता है। तो दिस इज इट गाइज, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। आप लोग ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।